माइंडफुलनेस मेडिटेशन से मेरी पहली मुलाकात युवाल नोआ हरारी की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के जरिए हुई। मेरी एक बहुत ही अजीब सी आदत है, मैं जब भी कोई किताब पढ़ती हूँ तो सबसे पहले ये देखती हूँ कि लिखने वाले ने यानी कि ऑथर ने किताब किसको डेडिकेट की है, किसके नाम लिखी है। युवाल ने अपनी किताब एस.एन. गोयनका नामी किसी टीचर को डेडिकेट की थी और लिखा था उनके नाम के नीचे कि जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। अब मेरी जो मुतजस्सिस नेचर है, क्यूरियस नेचर है, वो गूगल की जानिब गई। एस.एन. गोयनका के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि वो एक हिंदू बिजनेसमैन है जो कि बर्मा, उस वक्त बर्मा था, अभी म्यांमार है। वो बर्मा में रहते थे और वहाँ पर एक बिजनेसमैन थे। और ये जो टेक्निक है ना विपस्सना की यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन की, ये एस.एन. गोयनका को सिखाई थी एक सिविल सर्वेंट ने, बर्मा के सिविल सर्वेंट ने। और चूंकि ये टेक्निक इस वक्त इतनी मशहूर नहीं थी और सिर्फ बर्मा तक महदूद थी और कुछ मॉन्क्स जो थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, सिर्फ वही जानते थे कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन यानी कि विपस्सना मेडिटेशन होती क्या है। तो आज जो आप लोगों को जगह जगह माइंडफुलनेस 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 नजर आता है, दरअसल इसका तमाम तर क्रेडिट, इसका जो सहरा है ना, वो एस.एन. गोयनका के सर जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक सीखकर पूरी दुनिया में इसको मुतारिफ करवाया और मुख्तलिफ जगहों पर विपस्सना यानी कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के सेंटर्स भी खोले। गूगल ने जब मुझे बताया कि एस.एन. गोयनका कौन है तो मैं पहुंच गई यूट्यूब के पास। मैंने कहा यूट्यूब मुझे बताओ कहाँ हैं उनके लेक्चर्स ताकि मैं सुन सकूं। यूट्यूब पर एस.एन. गोयनका के 10 लेक्चर्स मौजूद थे और मैंने किचन में इतने आला मेडिटेटर और इतने बेहतरीन टीचर के लेक्चर्स मैंने किचन में खाना बनाते हुए सुने, क्योंकि यही वो टाइम होता था जब मेरे पास 2 से 3 घंटे होते थे और बैठकर 2-3 घंटे किसी चीज़ को सुनना बड़ा मुश्किल होता है, इतना वक्त निकालना। और जो लेक्चर्स थे ना, उन पर जो वक्त मैंने लगाया, इट वॉज वर्थ इट। यकीन माने पैसा वसूल लेक्चर्स हैं। पैसा नहीं, मेरा मतलब टाइम वसूल लेक्चर्स हैं। जो टाइम मैंने लगाया, जो वक्त मैंने लगाया, वो वसूल हुआ। अब जब मैंने सारे लेक्चर सुन लिए, एक बार नहीं बल्कि 3-3 4-4 बार, तो फिर मैं मोटिवेटेड हो गई। मेरे अंदर एक जोश और जज्बा आया कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे सीखनी है ये टेक्निक। अब चूंकि मेरे पास कोई उस्ताद तो था नहीं जो मुझे सिखाता, तो मैंने वही वीडियोस से जो मैं सीख सकती थी और जो किताबें पढ़ के या जो भी मैं कुछ कर सकती थी यूट्यूब के जरिए, गूगल के जरिए मैंने सीख लिया। अब आई बारी उसको इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि एक्शन लेने की। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी फैंटेसीज भी आपकी फैंटेसीज की तरह थी। मुझे लगा कि जब मैं मुराकबा करने बैठूंगी यानी कि मेडिटेशन करने बैठूंगी तो मेरे सारे ट्रॉमा, सारी सफरिंग, सारे दुख, सारे दर्द कम हो जाएंगे चुटकियों में। मतलब मैं बिल्कुल मेरा नया वर्जन बन जाऊंगी और कुछ अजीब सी एक पावर मेरे अंदर आ जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगी। ये मेरी तवक्कात थी मेडिटेशन को करने से पहले। क्योंकि जो लफ्ज़ स्पिरिचुअलिटी है ना, रूहानियत, जब हम उसके बारे में सोचते हैं या उसकी बात करते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि अगर हम रूहानियत के रास्ते पर जाएंगे तो कुछ ऐसा डिस्कवर कर लेंगे कि जो शायद कोई नहीं जानता, जो बड़ा अनोखा और बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होगा। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना कि वो फीलिंग जो मेरे जहन में घूम रही थी मेडिटेशन करने से पहले, मैं उन्हें अल्फाज नहीं दे पा रही। टाइम आया मेडिटेशन करने का। मैं बैठी आसन मेडिटेशन वाली पोजीशन में, ठीक है, मेडिटेशन मैंने करना शुरू की। यकीन माने मैंने मेडिटेशन से ज़्यादा बोरिंग, इरिटेटिंग, ऑर्डिनरी, मंडेन और इंतहाई थका देने वाली, तंग कर देने वाली चीज़ आज तक नहीं देखी। मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो इतनी ऑर्डिनरी थी कि मेरी सारी तवक्कात, मेरी सारी फैंटेसीज चकनाचूर हो गई। ट्रॉमा, दर्द, सफरिंग, वो तो खैर मैं भूल गई, लेकिन जो दर्द मुझे उस वक्त हो रहा था वो था कमर में। टांगे सुन हो गई और दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि ये अलार्म कब बजेगा, कब बजेगा ये अलार्म और कब मैं उठूं और कब इस मेडिटेशन से मेरी जान छूटे। और यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या है कि जब मैंने मेडिटेशन की 2-3 दिन और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी कुछ उम्मीदें थी कि अब कोई फर्क तो पड़ना चाहिए ना भाई, लेकिन यकीन माने कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी सफरिंग वही थी, मैं वही बंदी, वही पुरानी, कोई नया वर्जन नहीं आया मेरा, कोई रूहानियत ने मेरे अंदर ताजगी का एहसास नहीं पैदा किया। वही लाइफ थी, पुरानी, बोरिंग, सब कुछ वही था, कुछ भी नहीं बदला। ये होता है फर्क फैंटेसी में, रियलिटी में। जी हाँ, फैंटेसी क्या होती है कि बस सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, मैं नया हो जाऊंगा, दुनिया नई हो जाएगी, ये आपकी फैंटेसी होती है। और रियलिटी क्या होती है? जो आप के मुंह पर आकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि ये रियलिटी है। तो जनाब, यही फर्क होता है फैंटेसी में और रियलिटी में। कुछ दिन खुद को तकलीफ देने के बाद मुझे जब कुछ नहीं मिला तो मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया।
बिल्कुल जनाब, मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया और मैंने कहा कि ये क्या फजूलियात है सारी, इतना मुझे घंटों बिठा कर रखते हैं, कोई मुझे असर तो दिख ही नहीं रहा, कोई मैं प्रोडक्टिव तो हुई नहीं, मैं तो वही रोतलू और विक्टिम और सुस्त किस्म की औरत हूँ जो मेडिटेशन करने से पहले थी। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर कर सकूँ कि जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ये है क्या। मैं आज भी मेडिटेशन करती हूँ रोज़ाना 10 मिनट। जी हाँ, पहले मैं घंटा घंटा 2-2 घंटा करती थी, लेकिन अब मैं 10 मिनट करती हूँ, क्योंकि घंटा 2 घंटा खुद पर तकलीफ, जबर और एक्सपेक्टेशंस के कुछ बदल जाए, मैं बदल जाऊं, और सारा टाइम दिमाग में अलार्म घूम रहा है कि अलार्म कब बजेगा, उससे बेहतर वो 10 मिनट क्वालिटी मेडिटेशन के हैं कि जिसमें मैं वाकई में अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो मैं क्वालिटी पर गई, क्वांटिटी पर नहीं गई। मुझे मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए तकरीबन कोई 1 साल हो गया है। इस 1 साल के सफ़र में जो मैंने मेडिटेशन के साथ तय किया, उसमें मैंने एक ही बात सीखी कि मेडिटेशन एक बहुत ही आम, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की प्रैक्टिस है। और याद रखिए कि मेडिटेशन, खासकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, अपना असर बहुत आहिस्ता दिखाती है, बहुत स्लोली। लोगों को मेडिटेशन के असरात को ऑब्जर्व करने में सालों लग जाते हैं, आपके ब्रेन को शेप होने में सालों लग जाते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्यों मुझे पसंद है? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन है क्या और इसे किस तरह से किया जाता है, इसकी टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन याद रखिए कि जो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ मेडिटेशन तक महदूद नहीं है। माइंडफुलनेस एक लाइफस्टाइल हो सकता है जिसको हम माइंडफुल लाइफस्टाइल कह सकते हैं। और मैं एंड में, वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगी कि माइंडफुल लाइफस्टाइल क्या होता है और किस तरह से माइंडफुलनेस मेडिटेशन या माइंडफुल लाइफस्टाइल आपको बुरी आदतें छुड़वाने और नई अच्छी आदतें बनाने में हेल्प कर सकती है। तो जी, कोई जादुई, तिलिस्माती, रूहानी टाइप चीज़ नहीं है मेडिटेशन। एक बहुत ही ऑर्डिनरी, मंडेन, सिंपल, आपकी तरह, जैसे आप एक ऑर्डिनरी इंसान है, आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, आप एक आम ऑर्डिनरी इंसान है। और मेडिटेशन भी एक आम ऑर्डिनरी सिंपल सी टेक्निक है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट यानी कि आपके हाल में रहना सिखाती है, जो आपको आपके इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखाती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है कि ये एक प्योर साइंटिफिक टेक्निक है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मेडिटेशन में ना ही कोई मंत्र होता है, ना कोई जंतर होता है और ना ही कोई इमेजिनेशन, यानी कि कोई तसव्वुर, कुछ भी नहीं। इस टेक्निक में, माइंडफुलनेस वाली टेक्निक में, आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी बॉडी का जायज़ा लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, स्कैन करते हैं। और ये जो इमोशंस है ना, ये सब में पाए जाते हैं और इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये चाइनीज़ इमोशन है तो ये अमेरिकन है, ये हिंदू गुस्सा है तो ये मुसलमान गुस्सा है। नहीं, इमोशंस इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स फीलिंग्स होती हैं और ये सब में होता है। और यही वजह है कि माइंडफुलनेस की जो टेक्निक है ना, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो प्योरली आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने की, यानी कि उसका मुशाहिदा करने की टेक्निक है। इसको करना कैसे होता है? इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत ही अनयूजुअल यानी कि गैर मामूली सी टेक्निक है। लेकिन एक बार आपने पकड़ लिया ना इसको, इस टेक्निक को आपने समझ लिया कि आखिर ये है क्या, तो फिर बहुत ही आसान है। आप चाहे तो मेडिटेशन के आसन में बैठ सकते हैं और आप चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन लेट कर नहीं करिएगा, क्योंकि लेट कर करेंगे तो नींद आ जाएगी। नींद दिलाने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिटेशन है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें करना क्या है। इसमें आपने अपनी नेचुरल ब्रीथ, यानी कि जो नेचुरल सांस है ना आपकी, आपने उसे ऑब्जर्व करना है। अभी नेचुरल सांस क्या होती है? देखिए, जब आप कोई भी आम सी मेडिटेशन करते हैं ना, तो उसमें आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, यानी कि सांस अंदर की जानिब लेना और फिर सांस को बाहर निकालना। लेकिन माइंडफुलनेस में आप इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर सांस इनहेल एक्सहेल नहीं करते, बल्कि माइंडफुलनेस में आप अपनी नेचुरल सांस, यानी कि जो नेचुरल ब्रीथ है, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ और बोलते वक्त जो मैं सांस ले रही हूँ, मैं सोच कर नहीं ले रही, मैं जान कर नहीं ले रही कि ये ब्रीथ इन है, ये ब्रीथ आउट है। ये जो नेचुरली मैं इस वक्त सांस ले रही हूँ ना, माइंडफुलनेस में आपने अपना पूरा फोकस इस नेचुरल ब्रीथ, यानी कि इस नेचुरल सांस लेने के अमल पर लेकर आना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे। इवन युवाल ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि वो जब पहली बार विपस्सना मेडिटेशन करने बैठे तो वो हैरान हो गए कि मैं अपनी सांस को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो मैं दुनिया को क्या ऑब्जर्व करूंगा। तो उन्होंने यही कहा था कि शुरू में मुझे ये छोटा सा, एक बहुत ही मामूली सी प्रैक्टिस है सुनने में, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे मास्टरी हासिल करने में, इस हुनर पर
सबकत हासिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से करना है आपने। उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद ठीक से समझा पा रही हूँ। आपने अपनी जो नेचुरल ब्रीथ है ना, जैसे कि इस वक्त ये वीडियो बनाते वक्त मैं नेचुरली सांस ले रही हूँ, तो मैं अगर अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करके अपना जो फोकस है वो मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में लेकर आऊँ, ठीक है, और जो नाक के जरिए, मुंह के जरिए सांस नहीं लेना, और नाक के जरिए जो मैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नेचुरली कर रही हूँ, जानबूझकर नहीं, ठीक है, उस पर फोकस लेकर आऊँ, तो उससे होगा क्या, उससे थोड़ी देर में ना आपकी बॉडी में जनरेट होंगी सेंसेशंस, अजीब से एहसास जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो बॉडी के किसी भी हिस्से में सेंसेशंस आ सकती हैं, आपने उन्हें नोटिस करना है, लेकिन ज़्यादा गौर नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना है। इस दौरान आपको दुनिया की वो तमाम उल्टी सीधी सोचें आपके दिमाग में आएंगी, वो तमाम बातें, वो एम्बैरेसमेंट्स, वो इंसल्ट्स, वो ऑकवर्ड मोमेंट्स, वो ट्रॉमा, वो सफरिंग, बहुत कुछ आएगा। और आपने करना क्या है, आपने उन्हें झुटलाना नहीं है, चाहे वो इंसल्ट ही क्यों ना हो। समटाइम्स इंसल्ट आती तो हम एकदम से ना उस सोच को हटा देते हैं, नहीं, आपने उस इंसल्ट वाली सोच को ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहिदा करना है, उसको आने देना है। किसी सोच को भी आपने जज नहीं करना। कोई भी आपकी इमोशन है, कोई भी थॉट आपके जहन में आ रही है, आपने उसका मुशाहिदा करना है, अनबायस्ड होकर, नॉन जजमेंटल होकर। आप इंसान हैं, कैसी भी सोच आपको आ सकती है, कैसे भी एहसासात आपको आ सकते हैं, कैसे भी इमोशन आ सकते हैं। तो एक इंसान होने के नाते मेडिटेशन करते वक्त अपने आप को सिर्फ इंसान समझे और अपनी किसी भी सोच को धुतकारे नहीं, उसको बुरा नहीं बोले। याद रखिए कि आपकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, जो भी आपकी लत है ना, उसके पीछे ये इमोशंस ही होते हैं, यही फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस। आपने इन इमोशंस को, इन सेंसेशंस को प्रोसेस करना सीखना है। अगर आप अपनी एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं या फिर उनको अल्लाह हाफिज़ बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस करना सीखना होगा। हमारा माइंड, हमारा जहन मेडिटेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप मेडिटेशन ना करें, आप सोचों को ऑब्जर्व ना करें, लेकिन आपने करना है। साइकोलॉजी में एक थेरेपी होती है, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, और उसमें माइंडफुलनेस की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। आपको आपके जो ट्रॉमा है या जो आपका डिसऑर्डर है या जो भी है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। तो उस थेरेपी के मुताबिक हमारे 3 किस्म के जहन होते हैं। जहन जो होता है हमारा, वो होता है इमोशनल माइंड, जिस पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। जो दूसरा होता है वो होता है थिंकिंग माइंड, जिस पर सोच बहुत हावी रहती है। मुस्तकबिल, या तो मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा होता है या फिर पास्ट में से कोई भी इवेंट्स निकाल कर हमें टॉर्चर करता है। लेकिन इन्हीं दोनों के दरमियान एक और माइंड भी होता है, और वो होता है वाइज माइंड, जो आपसे कहता है कि बहुत सोच लिया भाई, बहुत सोच लिया, बस कर दे और नहीं सोचना। तो जो वाइज माइंड है ना, उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, क्योंकि इमोशनल और थिंकिंग ये दोनों हमें इतना ज़्यादा जकड़ लेते हैं ना अक्सर, कि जो वाइज वाला माइंड है वो अगर हमें आवाज़ें देता भी है ना, तो हम उसकी नहीं सुन पाते। तो अगर आपने अपने वाइज माइंड, यानी कि जो अक्लमंद जहन है, उसकी बात सुननी है, तो आपको अपने थिंकिंग माइंड और इमोशनल माइंड की जो आवाज़ें हैं ना, उनका जो वॉल्यूम है, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। और वो वॉल्यूम कम करने का बेहतरीन तरीका माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो सकता है, या फिर माइंडफुल लाइफस्टाइल, जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर में करने वाली हूँ। अपने इमोशनल माइंड और थिंकिंग माइंड का जो वॉल्यूम है ना, जो चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर वो आपका दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम करें और अपने वाइज माइंड की सुने। हम सब के अंदर फितरत ने एक वाइज माइंड रखा है, एक फीडबैक सिस्टम रखा है, जो हमें ये बताता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा रुमिनेशन हो गई है, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हम। अब हमें थोड़ा सा खामोश हो जाना चाहिए और अपने दिमाग को, अपने जहन को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। याद रखिए, मेडिटेशन के एडवांटेजेस आपको 2 दिन में ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम मॉडर्न दुनिया में ना हर चीज़ हमें 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। लेकिन जो ज़िंदगी में जो बदलाव होता है ना, या फिर आपके मिजाज में, आपकी नफ्सियात में, आपकी सोच में, आपके नज़रियात में, या आपकी आदतों में जो बदलाव आता है ना, उसमें बड़ा टाइम लगता है। वो इतनी जल्दी नहीं आते, उसके लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है ना, आप लोग को बहुत मामूली लगती हैं, आप बोलते हैं क्या फजूलियात है, इससे क्या होता है भाई? कुछ मैजिकल हो, कुछ ऐसा कि खुशी की लहर दौड़ जाए, या रूहानियत से मुराद के मैं हवा में उड़ रही हूँ, अजीब से लाइटें दिख रही हैं मुझे, अजीब से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये मैजिकल सोच जो है ना आपकी, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना,
उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऑर्डिनरी हैं, आम हैं, और ये जो आम मामूली छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो होती है ना, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं आपकी ज़िंदगी में। अब ये माइंडफुल लाइफस्टाइल क्या होता है? माइंडफुल लाइफस्टाइल से क्या मुराद है? देखिए, मैं आपको खामखा की डेफिनेशंस में तो लेकर नहीं जाऊंगी और नहीं आपको उलझाऊंगी। सीधी बात, नो बकवास। अपनी मिसाल दूंगी, अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैंने माइंडफुल लाइफस्टाइल को किस तरह से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और मैं अभी भी कर रही हूँ। अभी भी मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर माइंडफुल नहीं होती, मैं ऑटो पर हूँ, ठीक है, और मैं वो हरकत कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे रिग्रेट होता है, मैं अफसोस करती हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ों को लेकर मैं माइंडफुल हो गई हूँ। मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा जहन मेरे साथ गेम खेल रहा है, ये मेरे साथ चालाकियां कर रहा है। यहाँ पर मैं अभी आपको अपनी मिसाल दूंगी कि मुझे दो ऐसी चीज़ें जिनका सामना रहा और उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और उसका मेरी ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा असर था। सबसे पहले नंबर पर एंगर, गुस्सा। देखिए, गुस्सा अगर आप करते हैं ना बहुत ज़्यादा मेरी तरह, तो फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो तो तबाह है ही है। आप खुद भी तबाह हैं, आपकी सेहत भी तबाह है, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वो भी तबाह है। मतलब बिल्कुल तबाही, टोटल तबाही। दूसरा, बोर्डम। मुझसे बोर्डम बर्दाश्त नहीं होता था। बोर्डम को हैंडल करने का जो मेरा तरीक़ाकार था ना, वो बहुत ही बुरा था। माइंडफुल मेडिटेशन ने और माइंडफुल लाइफस्टाइल ने मुझे ये सिखाया कि किस तरह से जब इमोशंस मुझ पर हावी हों, तो कैसे मैंने एक छोटा सा पॉज लेना है और कैसे मैंने सोचना है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतना शदीद गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं क्यों इतनी गुस्सा हूँ, दुनिया पर, लोगों पर, अपने आप पर क्यों है ये इतना गुस्सा। या फिर ये जो बोरियत है, जो कि हम इंसानों की ज़िंदगी का बहुत ही अहम जुज़ है। देखिए, हम सबकी जो ज़िंदगी है ना, वो बोरियत से भरपूर है। इस बोरियत को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ पर इतनी सारी एंटरटेनमेंट मौजूद है। वहाँ पर अगर आपने इस बोरियत को ठीक से हैंडल नहीं किया, इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा, इसको नहीं समझा, तो बहुत मसाइल का शिकार हो सकते हैं आप, मेरी तरह। मैं अपने बोरियत को कैसे हैंडल करती हूँ? खाना खाकर। मैं अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस, वो इमोशंस जो मुझे तकलीफ़ देते, जिसमें बोरियत या जिसमें फेयर यानी कि खौफ, या जिसमें अफसोस, रिग्रेट शामिल था, तो उन इमोशंस से निमटने का जो मैंने तरीका निकाला था ना, वो था खाना। स्नैक्स खाना, खामखा में बहुत ज़्यादा खाना खाना, भूख नहीं भी लग रही तब भी खाना। माइंडफुल लाइफस्टाइल ने मुझे ये सिखाया है कि किस तरह से मुझे कुछ देर अपने उन अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ बैठना है, उनको बर्दाश्त करना है। वो खौफ, वो मुस्तकबिल का खौफ, वो रिग्रेट, वो माजी का अफसोस, वो पास्ट का रिग्रेट, वो सब मुझे महसूस करना है। मुझे इन इमोशंस से भागना नहीं है, मुझे इनके साथ बैठना है, मुझे इन्हें प्रोसेस करना है, ना कि कुछ भी जंक फूड खा के, कुछ भी खा के उसके बाद गिल्ट में चले जाना है, शेम में चले जाना है। तो माइंडफुल लाइफस्टाइल, माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको यही सिखाती है कि आप पर जब इमोशन हावी है, तो आपने एक पॉज लेना है छोटा सा, और माइंडफुल होकर सोचना है कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या वजह है, क्यों देख रहे हैं वो वीडियो, क्यों देख रहे हैं पॉर्न, क्या है ऐसा, क्या ट्रिगर कर रहा है ऐसा, और क्या आप कुछ देर के लिए अपनी उन अनकंफर्टेबल इमोशंस या फिर वो जो अर्ज है आपके अंदर, उसके साथ बैठने की हिम्मत रखते हैं। अगर नहीं रखते तो ये हिम्मत पैदा करें, और ये हिम्मत आती है प्रैक्टिस से, याद रखिएगा, एक दिन में नहीं आती। बहुत बार आप फेल होंगे, बहुत बार आप खा भी लेंगे, बहुत बार आप वो वीडियो देख भी लेंगे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का गेम है, ये सब ट्रेनिंग का गेम है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। आपकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, जो भी आपकी लत है ना, उसके पीछे ये इमोशंस ही होते हैं, यही फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस। आपने इन इमोशंस को, इन सेंसेशंस को प्रोसेस करना सीखना है। अगर आप अपनी एडिक्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं या फिर उनको अल्लाह हाफिज़ बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस करना सीखना होगा। तो ये है माइंडफुल लाइफस्टाइल, और माइंडफुल लाइफस्टाइल आपको मदद दे सकता है एडिक्शंस को ख़त्म करने में या उन्हें बहुत ज़्यादा कम करने में। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिली होंगी। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। एक बार फिर कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी दुरुस्त हो। ये वो है जो मैंने सीखा, ये वो तजुर्बात है जिससे मैं गुजरी, और मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा और उस पर अमल किया, और मैं आज आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके काम आए, हो सकता है आपके काम ना आए, आपके लिए टोटल बकवास हो, लेकिन ट्राई करने में क्या है, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। ट्राई करके देखें, क्या पता आपकी एडिक्शंस माइंडफुल लाइफस्टाइल से काफ़ी हद तक कम हो जाए, क्या पता ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच।